Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प क्लासेज मंडावर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, यानी कि इसे नरेशन भी बोला जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, और साथ ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट के साथ साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और साथ ही एसएससी सीजीएल्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सभी एग्जाम्स में जो भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर एसएससी सीजीएल में जो कि 25 मार्क्स का आता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम इसमें समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है और इसका यूजेज कहाँ होता है। तो पहले इसका देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड रहता है एक वर्ड के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं बैक बाइटिंग, यानी कि हिंदी में बोले तो बैक बाइटिंग को चुगली करना होता है। और चुगली करना यानी इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि दो लोगों की बातें सुनकर यदि तीसरा व्यक्ति किसी और को बताए तो उसे बैक बाइटिंग कहते हैं, और यही हमारा होता है नरेशन। तो यानी कि इसमें सीधा पंडा है, यानी कुछ नहीं है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यानी कोई एक कहने वाला वक्ता रहेगा, और इनडायरेक्ट स्पीच जब ये चेंज होगा तो उसमें कोई सुनने वाला है, वो अपनी भाषा में चेंज करके बात को कहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे बैक बाइटिंग, यानी कि बैक बाइटिंग होता है चुगली करना। तो यानी कि सीधा पंडा है कि यानी दो लोगों की बातें सुनकर यदि तीसरा व्यक्ति किसी और को बताए तो हमारा एक तरह से नरेशन कहलाता है। तो ये तो एक तरह से इसकी डेफिनेशन थी। अब देखते हैं इसके बारे में कि स्पीच नरेशन कितने टाइप्स का होता है, यानी कि दो टाइप्स का इसका होता है इन स्पीच हमारा, कि एक तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमारा एक तरह से होता है स्पीकर, यानी कि कोई भी वक्ता है, यानी जो बोलता है, यानी एक तरह से वक्ता हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ये हमारा। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है हमारा लिसनर, यानी कि जो स्पीकर की बात को सुनकर, यानी कि जो वक्ता की बातों को सुनकर बातें सुनकर अपने शब्दों में बताए, वो हमारा होता है लिसनर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि सीधा बंदा है इसमें, यानी कि इसने पहले ही डेफिनेशन बताई है कि यानी कि दो लोगों की बातें सुनकर, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें यानी कि दो लोग यानी बात करेंगे, यानी कि उसमें स्पीकर बात करेगा, और इन दोनों लोगों की बात यदि कोई तीसरा व्यक्ति सुनता है, यानी कि लिसनर उस बात को सुनकर और अपने शब्दों में कन्वर्ट करके किसी और को बताए तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच हमारा हो गया स्पीकर, यानी कि वक्ता हो जाता है, और लिसनर यानी जो सुनने वाला है वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको एक बार।
यानी कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल आ गया, यानी कि ये एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें कैसे चेंजेस किया जाएगा और डायरेक्ट स्पीच होता कैसे है। यानी कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ही सेड टू मी आई एम योर न्यू टीचर। यानी कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के बाद में कि ये क्या होता है, इसके बाद में दो बातें समझनी होती है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमारा एक तरह से दो भागों में बटा होता है। यानी कि दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो है एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है बेसिकली दो भागों में डिपेंड रहता है, एक हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हमारा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना, क्योंकि आगे हमारा जो चेंजेज होगा इन दोनों के बारे में ही आगे हम चेंजेस करना सीखेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में यानी कि दो भाग मैंने बोला आपसे, एक भाग हो जाएगा आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग और एक हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला भाग। यानी कि जो आपके इन्वर्टेड कोमा के बाहर, यानी कि जो ये सैड टू, सेज टू, से, सैड, ये आपकी यदि वर्ब आ जाए, यानी कि हिंदी में बताया, कहा, यानी कोई भी वक्ता बताता है, कहता है, बोलता है, तो ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हमारी हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज हो रही है वो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हमारा सेंटेंस हो रहा है आता है वो हमारा सेंटेंस रहता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि वक्ता के द्वारा बोला गया कोई वाक्य। तो यानी सीधा समझ में आने की आपको रिपोर्टिंग वर्ब को सीधा शॉर्ट में बोलते हैं आरवी और रिपोर्टेड स्पीच को बोलते हैं आरएस। तो सीधा फंडा है इसमें हमारा, यानी कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो हमारा वाक्य रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला रहेगा, इसमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हमारा आ जाएगा वो हमारा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। तो बेसिकली हमें इन दोनों के बारे में आज थोड़ा समझना था, जो कि क्लियर हो गया कि इन्वर्टेड कोमा वाला तो आरएस का वाक्य हो जाएगा और इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला हो जाएगा आरवी वाला वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मली था, बेसिक था, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। यानी कि जो अब मैंने आपको बताया कि यानी कि दो लोगों की बातें सुनकर, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में दो लोग बातें करेंगे, उनकी बातों को तीसरा व्यक्ति यदि सुनकर अपने शब्दों में कन्वर्ट करके किसी और को बता रहा है तो वो हमारा नरेशन का काम करता है। तो ये तो हमारा इसकी डेफिनेशन थी और इसके बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसका देखते हैं यूजेज कहाँ होता है, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूजेज होता है शब्दों के शुद्धिकरण में। इसका यूजेज हो जाएगा हमारा शब्दों के शुद्धिकरण, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का जो यूज होता है हमारा शब्दों के शुद्धिकरण। यानी कि कोई भी लोग, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति कोई भी किताब लिखता हो, पुस्तक लिखता है, कोई भी कहानी, कोई भी पोएम लिखता है, तो उसको लिखने के बाद में बाजार में उतारने से पहले उसे शुद्ध करना पड़ता है। यानी कि कौन सा सेंटेंस कहाँ लगेगा, कहाँ एडवर्ब लगेगी, कहाँ एडजेक्टिव लगेगा, कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, तो इन सब की जो शुद्धता की जाती है इन सब में वो हमारा काम करता है नरेशन। नरेशन का काम होता है शब्दों को शुद्ध करना। तो बेसिकली इसका यूज हो जाएगा शब्दों के शुद्धिकरण में। बेसिकली जनरल नॉलेज है ये, तो इसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। तो ये तो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम देखते हैं इसमें कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंजेस करते हैं। यानी कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करेंगे तो 5 तरह के हम चेंजेस करते हैं, परिवर्तन, यानी 5 तरह के स्टेप्स के बारे में देखेंगे और कंटिन्यू एक बार देखते रहेंगे इसमें।
अब देखते हैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कौन कौन से परिवर्तन करते हैं। बेसिकली जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम इसमें 5 तरह के चेंजेस करते हैं। पहला इसमें हमारा देखते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम, यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो 5 तरह के परिवर्तन करेंगे। पहला है हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो वर्ब आएगी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब उसमें हम परिवर्तन करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि वाक्य कैसा है। ये डिपेंड बहुत जरूर महत्वपूर्ण है, यानी कि आरएस का वाक्य यानी कि वाक्य हमारे डायरेक्ट स्पीच में जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बेसिकली 5 तरह के सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बेसिकली 3 तरह के सेंटेंस का निर्माण करवाता है, लेकिन क्लास 10 तक इसमें 5 तरह के सेंटेंस का निर्माण करता है। तो आपको यहाँ पे 5 तरह के सेंटेंस का निर्माण करना सिखाया जाएगा। तो पहला यानी कि हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। देखते हैं यहाँ पे कि पहला यानी आ जाए हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी कि हमारा सिंपल सेंटेंस आ जाए और सिंपल सेंटेंस में से टू आ जाए, आरवी में हमारा आ जाए से टू, तो से टू का चेंज हो जाएगा टेल में, और हमारा सेज टू का हो जाएगा टेल्स, और सेड टू का हमारा हो जाएगा टोल्ड में। और किसी बात का जवाब देंगे हम तो किसी भी बात का जवाब देने के लिए लगाएंगे रिप्लाइड, यानी कि साधारण वाक्य में से टू के लिए हम चेंज कर देंगे टेल में, सेज का हो जाएगा टेल्स में, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड में, और किसी बात का जवाब देंगे तो रिप्लाइड में चेंजेस कर देंगे। ये हमारा पहला सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में इस तरह चेंजेस करेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है सेंटेंस इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव में हमारा वही आ जाए, यानी कि से टू आ जाए तो से टू का हो जाएगा आस्क, और सेज टू का चेंज कर देंगे आस्कस में, सेड टू का हो जाएगा हमारा आस्कड में, और यदि सैड ही आ जाता है सिर्फ टू नहीं आए उसके साथ में तो सैड का सैड ही रहेगा। अब साधारण वाक्य में और प्रश्नवाचक वाक्य में तो हमें यहाँ पे वर्ब के रूप में सैड, सेज, सैड टू वगैरह शब्द में मिलेंगे, लेकिन आगे हमारे जो 3 सेंटेंस है यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें यहाँ पे आपको कोई भी शब्द मिल जाए यानी कि कोई भी वर्ब मिल जाए वहाँ पे, सेज टू, सैड टू, सैड कोई भी मिल जाए वहाँ पे, तो आपको चेंजेज के लिए भाव देखना होगा। अब तक तो आप यहाँ पे सीधा चेंज कर रहे थे कि सैड का टेल में कर रहे थे, सेज का टेल्स में कर रहे थे, यहाँ आपको इस तरह कोई शब्द नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे आरएस के वाक्य में भाव देखना पड़ेगा, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। पहले आपको मैं बता देता हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी कि जिसमें वह वाक्य जिसमें सलाह का, विनती, आदेश का और चेतावनी का भाव बताया जाए, यानी कि इस तरह के भाव यदि आते हैं तो वो हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि आरएस के वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो सीधा सिंपल तरीका है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हम वॉइस पढ़ रहे थे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो यदि वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होकर आ जाए, या फिर प्लीज काइंडली से स्टार्ट होकर आ जाए, या फिर डू नॉट से स्टार्ट होकर आ जाए, तो वो हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आगे आपको जब सेंटेंस का निर्माण करना सिखाया जाएगा तो पूरी डिटेल से बताएंगे आगे। ये तो बेसिकली रूल है हमारा, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं सीधे ही कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य में भाव हमारा आ जाए सलाह का, तो सलाह का भाव आने पर हम एडवाइस में चेंज कर देंगे, एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। विनती का भाव आने पर हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, आदेश का भाव आने पर हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, और चेतावनी का भाव आने पर हम वार्निंग में चेंज कर देंगे। और यदि कभी आपको भाव समझ नहीं आए, यानी कि सेंटेंस में भाव ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये सलाह का भाव है, विनती का है, चेतावनी का,
तो आप भाव समझ नहीं आने पर सीधा एक वर्ड यूज कर सकते हो आस्कर, तो भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। यानी कि विस्मयबोधक वाक्य वे होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाए, यानी कि इस तरह का हमारा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाता है तो वो हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचानक सेंटेंस में भाव को व्यक्त करते हैं, यानी कि अचानक कोई भी भाव आ जाता है, यानी कि खुशी का, दुख का, कोई भी आश्चर्य का, शाबाशी का, तो यानी इस तरह के हमारे इसमें भाव प्रकट होएगा। अब ये आएंगे कैसे, यानी इसमें आपको सीधा मिल जाएगा कोई न कोई यानी कि एक्सक्लेमेटरी शब्द के साथ में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह मिल जाएगा, तो सीधा इसमें हम पहचान सकते हैं। तो दुख का भाव आने पर हम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लगा देंगे, दुख खुशी का भाव आने पर हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगा देंगे, और आश्चर्य का भाव आने पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगा देंगे, और शाबाशी का भाव आने पर एप्लूडेड लगा देंगे। और यदि भाव समझ नहीं आए तो हम इन सब की जगह हम एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं, तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, इसमें लास्ट हमारा पांचवा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किस तरह चेंज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा इसमें सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी इसे बोलते हैं हम इच्छा सूचक। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को सीधा पहचानने का तरीका है, यदि हमारा वाक्य सीधा में से स्टार्ट होके आ जाए, यदि वाक्य हमारा में से स्टार्ट होके आ जाए तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, इसमें हमें पता लगेगा, यानी कि इसमें भाव देखना पड़ेगा। इसमें भी हमारा चारों भाव आएंगे कि यदि हमारा आ जाता है कोई भी इन इच्छा के ऊपर डिपेंड हो, यानी कि कोई भी यानी कि वाक्य में भाव इच्छा के ऊपर डिपेंड हो, यानी कि किसी को प्रार्थना करने का भाव है, विनती करने का भाव है, कामना करने का भाव है, आशीर्वाद देने का भाव है, और इसमें हमारा आ जाता है यानी कि भला बुरा कहने का भाव है, तो हम इस तरह के इसमें यहाँ पे भाव आएंगे, यानी कि कामना, का भाव आ जाए। प्रार्थना करने का भाव आने पर प्रेड लगा देंगे, आशीर्वाद का भाव आने पर भला बुरा कहने का भाव आ जाए। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी हमारे इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि वाक्य में कामना करने का भाव आए, किसी को प्रार्थना करने का भाव आए, आशीर्वाद का भाव आए, या फिर भला बुरा कहने का भाव आए, तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में भाव को व्यक्त करते हैं। तो कामना करने का आ रहा है तो उसमें विसर्ड लगा देंगे, और प्रार्थना में प्रेड,
और आशीर्वाद में ब्लेस्ड और भला बुरा कहने के लिए हम कर्स्ड लगा देंगे। यदि हमें भाव समझ नहीं आता है, यदि इन तीनों में भाव समझ नहीं आए तो हम इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें विश्ड, और यानी कर्स्ड हमारा अलग रहेगा क्योंकि इसमें तो तीनों भाव एक जैसे हैं कि किसी को प्रार्थना करना, कामना, आशीर्वाद, यानी किसी को अच्छा भला काम कर रहा है। यदि कोई भला बुरा कहता है तो यानी कि एक तरह से दूसरी बात हो जाती है, तो ये तो हमारा भला बुरा पे तो हमारा कर्स्ड ही आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे हमारा रूल नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रूल नंबर सेकंड, और रूल नंबर सेकंड में हम लगाएंगे कनेक्टिव, यानी कि संयोजक शब्द लगाते हैं, और संयोजक शब्द लगाएंगे हमारा RS के वाक्य अनुसार, यानी कि यही वही हमारा फिर से यानी RS में वाक्य हमारे वही 5 तरह से आएंगे यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम RS में लगाएंगे, यानी कि साधारण वाक्य होने पर, और कनेक्टिव हम लगाते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में दो भाग हमारे आ रहे थे, उन दोनों को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे कनेक्टिव। तो कनेक्टिव डिपेंड करता है एक तरह से RS के वाक्य अनुसार, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य अनुसार ही हम कनेक्टिव लगाएंगे। तो साधारण वाक्य होने पर, तो साधारण वाक्य होने पर हम कनेक्टिव लगाएंगे डैट, और प्रश्नवाचक वाक्य होने पर, और प्रश्नवाचक हमें पता है दो तरह से स्टार्ट होते हैं, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा है हमारा WH वर्ड से। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जब भी स्टार्ट होगा तो हम इसमें कनेक्टिव हिप या वेदर लगाएंगे। बेसिकली नोट आने पर ही वेदर का प्रयोग किया जाएगा, और नोट नहीं आने पर सभी में हिप लगाया जाएगा। WH वर्ड में तो WH वर्ड आने वाला है, WH वर्ड ही लगाया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आदेशात्मक वाक्य, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव हमारा आएगा टू या नोट टू, यानी कि नहीं का भाव आने पर नोट टू लगेगा, और नहीं का भाव नहीं आने पर हम इसमें टू लगाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य, इसमें भी हम डैट ही लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, और इच्छा सूचक वाक्य में हमारा कनेक्टिव डैट ही लगता है, यानी कि कनेक्टिव है हमारा, और कनेक्टिव लगाएंगे यानी कि दोनों वाक्यों को, यानी कि दोनों भागों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। तो सीधा सिंपल है कि साधारण में एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में तो डैट ही लगेगा, और प्रश्नवाचक और आदेशात्मक में थोड़ा चेंजेज है कि प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब में तो हिप या वेदर लगाएंगे, और WH वर्ड में WH वर्ड लग जाएगा, और आदेशात्मक में हम लगाएंगे टू या नोट टू, यानी कि नहीं आने पर, नोट का भाव आने पर नोट टू लगेगा, और नहीं का भाव नहीं आने पर इसमें हम टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारा अगला रूल नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कनेक्टिव हम लगाने के बाद में हम चेंजेज करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, यानी कि प्रोनाउन के सब्जेक्ट में परिवर्तन किया जाएगा। तो प्रोनाउन की सारणी या मैंने बना दी है कि प्रोनाउन की सारणी में कहाँ का आपका परिवर्तन होगा, यानी कि प्रोनाउन की सारणी एक तरह से डिपेंडेंट रहती है पर्सन के ऊपर, और पर्सन हमारा होता है एक तरह से 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे हमें पता है कि पर्सन जो होता है वो एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। तो यहाँ पे यानी कि पर्सन में, यानी कि फर्स्ट पर्सन में हमारा यानी कि आई आने पर, और आई होता है एक वचन का, तो आई सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और इसका पजेजी हो जाएगा माई। हालांकि इसके 2 पजेजी होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके सिर्फ यहीं तक आते हैं। तो इसका फर्स्ट पर्सन में इसका हो जाता है हमारा आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, और इसका पजेजी हो जाएगा माई। बहुवचन में इसका हो जाता है वी, और वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, और अस का हमारा पजेजी हो जाएगा ओवर। आगे देखते हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, तो यू का सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा, इसका पजेजी हो जाएगा योर। और बहुवचन में भी इसका सेम चलता है, यानी कि सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू, और इसका पजेजी भी योर ही रहेगा। आगे देखते हैं हमारा थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में हमारे चलते हैं एक तरह से, यानी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति,
और मैंने आपको शायद हमारी पिछली वीडियो में बता दिया था पर्सन के बारे में कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन होता क्या है, थर्ड पर्सन होता क्या है। यानी कि फर्स्ट पर्सन एक तरह से माना जाता है कोई भी व्यक्ति जो कि बात कह रहा है, यानी कि वक्ता बोलने वाला, यानी कि बोलने वाला भी एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो आई और वी एक तरह से हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं क्योंकि ये वक्ता है एक तरह से, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन में हो जाएंगे। और जो भी व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है, यानी कि वक्ता की जो बात सुन रहा है वो हमारा सेकंड पर्सन में होता है और सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू। तो यू का हमारा यू सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा और इसका पजेसिव हो जाएगा योर। नेक्स्ट आगे हम देख रहे थे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन हो जाता है हमारा कि बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो तो वो हमारा आता है थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में यानी एक वचन में हमारे आते हैं ई, सी और इट। तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम और इसका पजेसिव हो जाएगा हिज। आगे देखते हैं इसमें सी का हमारा हो जाएगा हर और इसका पजेसिव भी हो जाएगा हर। इट का आ जाएगा तो इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही रहेगा, इसका पजेसिव हो जाएगा इट्स। बहुवचन में हम देखें थर्ड पर्सन में तो बहुवचन में हमारा आता है दे और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम और इसका पजेसिव हो जाएगा देयर। अब ये सारणी को हम चेंज किस तरह करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करें, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रोनाउन की सारणी को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और अधिकांशतः कमजोर स्टूडेंट यही गलती कर बैठते हैं कि इस सारणी को कैसे परिवर्तन किया जाए। और इस सारणी को परिवर्तन करने का फॉर्मूला होता है हमारा कि 123/सन, यानी इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं हमारे आई और वी, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा चेंज होगा एस, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि बोले तो हमारे यहाँ पे अर्थात फर्स्ट पर्सन आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेज होता है। अब यहाँ पे हम आरवी के सब्जेक्ट, क्योंकि हमने आरवी का तो आगे सोल्व कर लिया था, अब हम चेंजेस करेंगे आरएस के वाक्य में। और आरएस के वाक्य में जब भी हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इसी तरह हमारा हो जाएगा सेकंड पर्सन आ जाता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू आ जाता है तो उसको हमारा चेंजेज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे। यानी कि सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं, अनुसार परिवर्तित करते हैं। और थर्ड पर्सन आ जाए हमारा, यानी कि सारणी में यानी आरएस के वाक्य में कोई भी थर्ड पर्सन आ जाता है हमारा, तो थर्ड पर्सन हमारा एन, यानी कि नो चेंज। तो थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज रहता है, यानी कि थर्ड पर्सन में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन इज नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन हमारा बदला नहीं जाएगा। यानी कि अब तक हमने जो पिछले 2 रूल्स पढ़े थे उन रूल्स में पहले हमने काम किया था क्या कि आरवी में परिवर्तन, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किया था। उसके बाद में हमने कनेक्टिव लगाया था और हम नेक्स्ट आगे देख रहे हैं प्रोनाउन की सारणी, यानी कि अब हम आगे इसमें आरएस के वाक्य में परिवर्तन करेंगे। और आरएस के वाक्य में प्रोनाउन की सारणी, यानी कि इनमें से कोई भी आ जाता है
यानी कि फर्स्ट पर्सन का कोई भी आ जाए, सेकंड पर्सन का आ जाए या थर्ड पर्सन का आ जाए, वो हमारा चेंजेज होता है इस फॉर्मूले के अनुसार, यानी कि 123 बटे सन के अनुसार चेंज होगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन में हमारा आई वी आ जाता है, वो हमारा आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और सेकंड पर्सन का आ जाता है यानी कि यू, तो वो हमारा चेंज होगा आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन का हमारा आ जाए, यानी कि थर्ड पर्सन में ई, सी, इट, दे और किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो वो हमारा रहता है नो चेंज। तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो आगे हम देखते हैं, इसमें रूल नंबर 3 हो गया। और आगे हम देखेंगे रूल नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें हमारा कि रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें रूल नंबर 4 में हम चेंजेस करते हैं टेंस में परिवर्तन, यानी कि टेंस की सारणी में परिवर्तन करेंगे। और वो परिवर्तन करेंगे यहाँ पे हम सारणी के अनुसार, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में हमारा टेंस आ जाता है, उसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। कैसे कि हमारा आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ SEIS या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। बेसिकली जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमेशा पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट का भी पास्ट करते हैं और पास्ट का भी पास्ट करते हैं, और फ्यूचर टेंस हमारा रहता है नो चेंज। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करें चेंजेस। तो हमारा आ जाता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो सीधा हमें करना है क्या, मैंने बोला है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंजेस करेंगे तो हमेशा पास्ट टेंस में ही चेंजेस होता है। तो हमारा आ गया देखो इंडेफिनेट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहते हैं SES या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हमारा चेंजेस हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो गया। अब हमारा आ जाता है कि डू नॉट, यानी कि वही इंडेफिनेट में यदि नोट आ जाए, यानी कि डू नॉट या फिर डज नॉट आ जाए, तो वो हमारा हो जाता है डिड नॉट, यानी कि वही हमारा पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि EJMR आ जाए, तो EJMR का चेंज हो जाएगा हमारा EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट का भी हम चेंज कर देंगे पास्ट में, तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। तो EJMR का हो गया वाज वर्ब में चेंज। आगे आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हमारी चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। आगे हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हैज बीन या हैव बीन आ जाए तो वो हमारा चेंज हो जाएगा हैड बीन में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, मैंने आपको बोला कि यानी कि प्रेजेंट टेंस का भी पास्ट में चेंज करना है और पास्ट का भी पास्ट में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे यहाँ पे, यानी कि हमारा आ जाए पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हमारी चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये हमारी चेंजेस हो जाएगी हैड बीन में। अब ये किस तरह चेंजेस करते हैं, तो आगे मैं आपको स्टैंजा बताने वाला हूँ, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और विल आ जाए तो विल का हम चेंजेस कर देंगे पास्ट टेंस में, तो विल का वुड हो जाएगा और सेल का शुड हो जाएगा, मे का माइट और मस्ट का मस्ट ही रहेगा। अब टेंस की सारणी को याद करने के लिए मैं आपको एक बेहद ही शानदार एक स्टैंजा बताने वाला हूँ, जिससे आपको सारणी को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि टेंस की सारणी को याद करने हेतु दोहा, वो दोहा है हमारा कि अरे मर्दो प्रेजेंट का पास्ट कर दो, और पास्ट का भी पास्ट कर दो।
कि अरे मर्दो प्रेजेंट का पास्ट कर दो और पास्ट का भी पास्ट कर दो और पास्ट में भी समझ नहीं आए और पास्ट में समझ नहीं आए तो सम का सम और विषम का विषम कर दो। यानी कि टेंस की सारणी को याद करने के लिए हमारा स्टैंजा है यहां पे कि अरे मर्दो प्रेजेंट का पास्ट कर दो। मैंने आपको बोला है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा पास्ट टेंस में ही चेंजेस करते हैं। तो प्रेजेंट का तो पास्ट में हो जाएगा और पास्ट का भी हम पास्ट में चेंजेस करते हैं और फ्यूचर हमारा रहेगा नो चेंज। तो देखते हैं यहाँ पे कि अरे मर्दो प्रेजेंट का पास्ट कर दो, यानी कि हमारा प्रेजेंट में हमारा जो भी आया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। अब देखते हैं हमारा कि पास्ट का भी पास्ट कर दो। प्रेजेंट का तो हमने पास्ट कर दिया, अब पास्ट का भी पास्ट कर दो। ये हम किस तरह करेंगे कि पास्ट में भी समझ नहीं आए तो सम का सम और विषम का विषम कर दो। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा जो टेंस रहता है उसके तीनों टेंसों के 4-4 पार्ट होते हैं, तो यानी कि 4 भाग होते हैं। अब चारों में हमारा देखेंगे कि सम का सम और विषम का विषम, यानी कि पास्ट टेंस को चेंज करेंगे तो इसमें हमारा देखते हैं कि 1 नंबर का टेंस आ जाए, यानी कि 1 नंबर हमारी कौन सी रह गई विषम संख्या, तो यह कि 1 नंबर को हम चेंज कर देंगे विषम संख्या यानी कि 3 नंबर में। तो 1 नंबर का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और 2 नंबर का हमारा आ जाता है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये भी हमारा चेंज हो जाएगा 4 नंबर में। यानी कि सम का सम यानी कि 2 का हम 4 में चेंज कर देंगे और 1 का हम कर देंगे 3 नंबर के टेंस में चेंज कर देंगे, तो सम का सम और विषम का विषम हो जाएगा। तो इस तरह हमारी सारणी में परिवर्तन है और हमारा आ जाता है कि विल का तो हम वुड कर देंगे, यानी वही पास्ट टेंस में चेंजेस कर रहे हैं तो विल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वुड। तो जब भी हम टेंस में चेंज करते हैं पास्ट में तो बेसिकली हमें पता है कि एक तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही चेंजेस रहता है, तो हम इसलिए यहाँ पे हमने विल का वुड कर दिया, सेल का शुड कर दिया, मे का माइट और मस्ट का तो मस्ट ही रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट हमारा रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 में हम चेंज करेंगे टाइम और स्थान को चेंजेस करेंगे। लास्ट हमारा देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 में हम चेंजेस करेंगे यानी कि टेंस की सारणी को चेंजेस करने के बाद हम चेंजेस करते हैं समय व स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन। और हम जानते हैं कि समय व स्थान सूचक शब्द वाक्य में हमेशा लास्ट में आते हैं, तो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हम चेंजेस करेंगे। फिक्स है वो शब्द हमारा कि जिनमें हमारा समय स्थान सूचक में समय और स्थान सूचक शब्दों में चेंजेस होगा, वो आपको यहाँ पे मैंने सारणी में बता दिया है कि दिस का हम डेट कर देंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच को जब भी इनडायरेक्ट में चेंजेस करेंगे तो हमेशा आपको पास्ट टेंस में चेंजेस करते चलना है, यानी कि कोई भी आ जाता है उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। यानी कि हमारा आ गया दिस, दिस यानी यह, वो को हम चेंज कर देंगे कि वह, डेट यानी वह, यानी वही पास्ट टेंस में हम बात को चेंज कर रहे हैं। तो दीज आ गया, दीज का हमारा हो जाएगा दोज, नाउ का हो जाएगा देन, एयर का देयर, एगो का हम चेंज कर देंगे बिफोर में, टुडे का हमारा चेंज हो जाएगा डेट डे, यानी कि उस दिन, आज का उस दिन, टू नाइट का डेट नाइट, और यस्टरडे का हमारा चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे, और यस्टर नाइट का हमारा चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट में, और टुमारो हमारा चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग में, और लास्ट हमारा आ जाता है तो लास्ट हमारा चेंज हो जाएगा द प्रीवियस में चेंज हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमारे 5 तरह के नियम हैं जिनको डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करना सीखेंगे।
और जब हमको सेंटेंस का निर्माण करना है, यानी कि ये तो बेसिक था हमारा और जानना जरूरी था, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंजेस करेंगे, यानी कि वही बात आ जाती है, यानी कि हमें कहीं जाने के लिए, यानी कि हमें किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए यदि हमें किसी यानी उसका अच्छे से रास्ता मालूम है तो वहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार हम डायरेक्ट स्पीच में यानी कि सेंटेंस का निर्माण करना सीखना है तो हमें पहले हमें रूल्स के बारे में जानना होगा। तो यदि हमें रूल्स के बारे में पता है तो हम अच्छे से सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 5 तरह के रूल्स हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको कि सेंटेंस का निर्माण किस तरह से किया जाता है, और एग्जाम में हमारा वही आएगा, यानी कि सेंटेंस का निर्माण करना ही सीखना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।